सो हेलो फ्रेंड्स, आज का स्वागत है हमारे चैनल पर। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर खत्म। तो केमिस्ट्री का मैं वन शॉट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अब हम लोग डालने वाले बायोलॉजी का। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, लाइफ प्रोसेस हमारा पहला चैप्टर आता है बायोलॉजी के अंदर, जो कि हमारा बुक का चैप्टर नंबर 5 है। और इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो अलाइव है कि नहीं है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसकी यहाँ पे जो है पूरी डेफिनेशन दे रखी है इस जगह पे, है ना। तो हमारा मेन चैप्टर चालू होता है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, जिससे कि हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। एक प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, मतलब इनटेक करते हैं किसका, न्यूट्रिशन का, उसको बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कुछ मतलब बैक्टीरिया चाहिए होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है। ठीक है, अभी देखो इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात आ गई अब। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले आता है अपने पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स के यूज से, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के यूज से, जैसे CO2, H2O एक्सेट्रा। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें ये लोग करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसे जरूर से याद करिएगा। तो 6CO2 प्लस 12H2O बिकम C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जो बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं प्लांट में। और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं किए जाते हैं उनको बाद के लिए रखा जाता है। ठीक है, फैट्स की तरह। अब फोटोसिंथेसिस के 3 प्रोसेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और उस केमिकल एनर्जी का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना। ठीक है, और लास्टली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। आपको मैं बताया था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर वन इमीडिएटली। मतलब ये इनको जरूरी नहीं कि एक के बाद एक इंस्टेंटली हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत तुरंत हो, नहीं तो फिर ये फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। ठीक है, अब इसका फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले तो वाटर लगता है, ठीक है, जो कि रूट से आता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमाटा से आता है ना। और स्टोमाटा का ओपन और क्लोज स्टोमाटा इस टाइप के एग्जाम में आता है बनाने के लिए, है ना। तो स्टोमाटा से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जस्ट लाइक अदर बींग्स। और इसी के साथ जो है ये लोग स्टोमाटा से ऐसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, है ना। और ट्रांसपिरेशन भी ये लोग मतलब वाटर को भी इसी से निकालते हैं, स्टोमाटा से। इसके बाद और क्या जरूरत पड़ता है, अदर अदर मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी सॉइल से लिया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जरूर से याद करिएगा। ये आने के चांसेस थोड़ा से कम है बट आ सकता है। ठीक है, अब सम सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं वो ग्रीन डॉट्स कंटेन करते हैं जो कि सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सेल ऑर्गेनिल्स में होता है, जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं, जो कि अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है ना, उस टिश्यू में, जिसका नाम होता है पालिसेड। ओके, ये अपर एपिडर्मिस है, इसके नीचे एक टिश्यू होता है, तो वहां पे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो होता है एक फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है। और क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफिल A B C D E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल के कितने कितने टाइप होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B करके C D E, उसके बाद लास्टली बैक्टीरियो क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली जो ब्लू और रेड रीजन होते हैं स्पेक्ट्रम के, जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है ना, उसके ब्लू और रेड रीजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमाटा से होता है, मैंने आपको बता दिया है इतना। ओके,
तो ये भी हो गया। और हाँ, तो ये आप देखिएगा, ये एग्जाम में आता है। तो ये सेटअप में देखिएगा, यहाँ पे एक प्लेट रखा जाता है। प्लेट में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि जो प्लांट के अंदर से जो वाटर निकलता है ना, वो वाटर क्या बोलते हैं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा जाता है ताकि ये वाटर फ्री एनवायरनमेंट में रहे ये प्लांट्स, है ना, इस एक्टिविटी के अंदर। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा शायद हेटरोट्रोफिक, यस, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आता है, तीन टाइप्स आते हैं, मेन तीन टाइप्स आते हैं। कौन से आते हैं, पहला सैप्रोट्राइफिक, है ना, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में क्या क्या आता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कहाँ से, डेड और डिकिंग मैटर से। ठीक है, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से। एग्जाम्पल क्या है, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब अगला आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे पैरासाइट, वो क्या करता है कि फूड को सिंथेसाइज करता है दूसरे होस्ट से। ठीक है, मतलब जो पैरासाइट होता है वो फूड को दूसरे होस्ट पे रह करके उससे चुराता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, सेवरल बैक्टीरियास हो गए। ठीक है, सेवरल फंगाई हो गए और बैक्टीरिया हो गए। प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा, कस्क्यूटा होता है अमरबेल, है ना। एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया। राउंड वॉर्म, लाइस, स्टिक्स। लाइस यानी जोंक होते हैं ना, जो खून चूसते हैं वो, है ना। फिर उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में अंदर क्या आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इंजेक्शन से लेते हैं और डाइजेस्ट करके इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, एमीबा हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना। तो ये होलोजोइक में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, अपना खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं, हेटरोट्रॉफिक नहीं कर पाते। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, और इसमें क्या होता है, इनटेक करते हैं फूड का और डायरेक्टली डायरेक्शन होके एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे, जो कि क्लोरोफिल होता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और सारे के सारे एनिमल्स, सारे के ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगाई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं फूड चेन में। तो फूड चेन इस वीडियो के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं फूड चेन में। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फूड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो न्यूट्रिशन इन एमीबा जो है, यहाँ पे देखिए, एमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है ना। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स प्लांट्स पे क्या बोलते हैं फीड होता है। ये क्या बोलते हैं, इसका जो प्रोसेस है फूड ऑब्टेन करने का उसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और एमीबा जो है वो ये क्या स्यूडोपोडिया से फूड को निगलता है ना। और ये क्या करता है, एक फूड वैक्यूल बना लेता है जिसके अंदर फूड रहता है, और वो उसे खा लेता है। फिर उसको एसिमिलेट करता है, यानी एसिमिलेट यानी उसको साइटोप्लाज्म से एक्सपोज करता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है, और लास्टली एडजस्ट कर देता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूट्रिशन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या करता है कि वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो उसका भी कोई डेफिनेट शेप होगा और फूड होगा, है ना। तो अब वो क्या करता है कि जो फूड है वो उसके स्पॉट के आसपास आता है, तो वो अपने सीलिया से मूव करके पूरे एंटायर सरफेस को कवर कर लेता है सेल को, और लास्टली उसे निगल लेता है। ओके, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये आप देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ह्यूमन बींग्स का, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको, और कुछ कुछ ग्लैंड्स जो हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जिससे हमारे खाना पचाने में हेल्प होती है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल, जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 5 काम के लिए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, सबसे पहले तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। जब हम लोग उल्टे लटके हुए होते हैं तब भी अगर हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में ही जाता है, ऐसा क्यों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से। जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे गर्दन के फूड पाइप से, फूड पाइप में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चलती है उससे वो सीधा नीचे की तरफ पुश हो जाती है, जो कि ग्रेविटी से ज़्यादा पावरफुल है ना। अब इसके बाद जो रिदमिक कंट्रैक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनाल इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर, है ना। अब डाइजेशन इन माउथ, जब हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो माउथ में जाता है। माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेस होता है, जो कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है,
अब इसके बाद खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है, यानी स्टमक में जाता है। तो स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जे शेप्ड स्टमक है। तो स्टमक क्या करता है, अच्छा हाँ, और जो माउथ है वो फूड को वेट भी कर दे ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल से स्मूथली निकल सके, है ना, स्मूथली आ सके। ठीक है। अब जो स्टमक है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो गैस्ट्रिक जूसेस होती है, कौन सी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, म्यूकस होता है। म्यूकस किस लिए, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका इफेक्ट ना हो पेट पे, स्टमक पे। ठीक है। अब जैसे आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है, 1.0 होता है एक्चुअली तो, बट गैस्ट्रिक जूस के कारण 1.2 हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और जो एसिड मतलब होता है उसमें, वो क्या करता है, पेप्सिन नाम के एक एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है खाने में, और खाने में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें भी मारता है। ठीक है। तो फूड का काम ये हो गया। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है क्या बोलते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, है ना, प्रोटीन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बनाना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स करना प्रोटीन के। ठीक है। इसके बाद खाना जो है वो बाइल, जो मतलब लिवर होता है उसके नीचे इस जगह पे आके अटक जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पिंक्टर मसल होता है जो कि थोड़ा 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 करके खाना धीरे धीरे आगे भेजता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन चालू होता है। अब अब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में तो जितने सारा फूड है सब कुछ मतलब ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन वगैरह। एसिमिलेशन में उसका मतलब पूरा का पूरा बॉडी में यूटिलाइजेशन हो जाता है, और लास्टली वो बाहर चला जाता है इजेशन के द्वारा, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि सेक्रेशन ऑफ जो लिवर होता है, लिवर और पैनक्रियास जो सेक्रेट करते हैं, है ना, वो क्या सेक्रेट करते हैं, बाइल जूस से जो लिवर है, मतलब लिवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है जिससे कि फूड अल्कलाइन हो जाता है, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो होता है फूड के ऊपर एक्ट कर सके। ठीक है। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। बाइल सॉल्ट्स किस में होता है, बाइल जूस में होता है। ठीक है। अब पैनक्रियास का क्या फंक्शन है, फंक्शन ये है पैनक्रियास का कि वो पैनक्रियाटिक जूसेस सेक्रीट करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लाइपेस होता है, और हाँ पेप्सिन जो होता है ना वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे ये में करता है, और प्रोटीन का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो ट्रिप्सिन करता है। ठीक है। लाइपेस क्या करता है, एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है उनका। ठीक है। और जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रीट करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर वो फाइनली प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस का ये इतना सारा काम है। ठीक है। अब डाइजेशन होने के बाद जो है एंड प्रोडक्ट्स बचते हैं, जो कि होते हैं एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल। ठीक है। ये सब होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब देखो कार्निवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे होते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्ग होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सेल्यूलोज को खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मीट जो होता है वो डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। तो इसलिए कार्निवोर्स जैसे टाइगर्स वगैरह हो गए तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए विली काम आता है, विली, है ना। तो विली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और विली जो होता है वो हाईली सप्लाइड होता है, किससे, ब्लड वेसल से, जो कि फूड को हर सेल में, बॉडी के हर सेल में ले जाते हैं। ठीक है। फूड किस लिए यूटिलाइज होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और न्यू टिश्यूज वगैरह बिल्ड करने के लिए, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर बिल्डिंग अप रिप्लेसमेंट पर्पसेस एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, है ना। लास्टली जब फूड का पूरा जो है अब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, फूड जो है वो उसका जो पानी और सॉल्ट्स वगैरह है उसमें रफेज वगैरह उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और लास्टली जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक स्पिंक्टर मसल होता है जिसको बोलते हैं एनस, वहाँ से रिलीज किया जाता है। ठीक है। जिसको एनल स्पिंक्टर बोलते हैं। ओके। तो ग्लैंड्स का क्या क्या काम है, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड आ गया, जिसके 3 पेयर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। जो कि पेटाइडलिन सलाइवरी एमाइलेशन है, उसको ये बोलते हैं सेक्रेट करता है। और उसके बाद आता है लिवर, जो क्या करता है, बाइल पिगमेंट्स जैसे बाइल सॉल्ट और बाइल के जो जूस हैं उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है।
उसके बाद क्या आता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होता है, जो कि पैरेलल होता है, मतलब किसके पैरेलल होता है, स्टमक के पैरेलल नीचे होता है, मतलब स्टमक के। और ये एक लार्ज ग्लैंड होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट करता है, और हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब सेक्रेट करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आखिर डिफरेंस क्या है, ये कई लोग के मन में सवाल होता है। तो जो ब्रीदिंग होता है उसमें क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सिंपल ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस हम लेते हैं, वो ब्रोंकियोल्स से लेकर होकर के एल्वियोलाई तक जाता है, वहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, खून को ये करते हैं, मतलब खून में ऑक्सीजनेशन करते हैं, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, वो हमारे लंग्स में आता है और उसे रिलीज करते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। वह बस ऐसे डेफिनेशन बना दिया गया है, ये प्रोसेस एक ही है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जो है ब्रेक डाउन किया जाता है। ये आप देखिएगा, ये लाइन चार्ट जो है इसे देखिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले ग्लूकोज होता है उसे पायरुवेट में ब्रेक डाउन किया जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट के अंदर वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है हमारे मसल सेल्स में, जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी देता है हमको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद लास्टली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ग्लूकोज का, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग को कई बार क्रैम्प आता है मसल में, वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल में रिलीज होता है और वो जम जाता है, ठीक है। अब एटीपी, राइट, सो एटीपी एक्चुअली ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि जो एटीपी होता है वो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ये दो आपको फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है, एडीपी और एटीपी का। तो जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 38 एटीपी मिलते हैं। और जब हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी ओनली, ठीक है, सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। पर एनर्जी चाहिए होता है तब, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स का बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो सारे के सारे पार्ट्स है प्लांट के, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये सब रेस्पिरेशन अपने हिसाब से करते हैं। और एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्किन होती है, गिल्स हो गया, स्पिरिकल्स हो गया, लंग्स हो गया, है ना। प्लांट्स में जो होता है लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर, मतलब कम से कम ट्रांसपोर्ट होता है। और ये क्या बोलते हैं, एनिमल्स में कंप्लीट ट्रांसपोर्ट होता है ना। अब रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इसमें स्लो होता है, लेकिन एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है प्लांट्स में, तो जो रूट्स होती है वो डिफ्यूज होता है किसमें, रूट हेयर के अंदर, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है सॉइल के अंदर, तो वो क्या बोलते हैं, से अलग अलग सेल्स में रूट जो है डिफ्यूजन करके जो है पास कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वन रूट सेल से सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन आपको पता होगा क्या होता है। अब ओल्डर पोर्शन ऑफ रूट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस टू टाइनी ओपनिंग्स, है ना, लेंटिकल्स करके एक जगह होता है, वहां से निकलता है, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा, एज ओल्डर पोर्शंस ऑफ द रूट्स डू नॉट हैव रूट हेयर, क्योंकि जो रूट्स के ओल्डर पोर्शन होते हैं वहाँ पे रूट हेयर नहीं होता है, ठीक है। अब स्टेम, स्टेम में क्या होता है, स्टेम भी लेंटिकल्स के द्वारा ही सांस लेते हैं, लेंटिकल्स के थ्रू। और जो लीव्स होते हैं उनमें स्टोमाटा होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स का क्या होता है, स्टोमाटा से रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज गैसेस होता है। और लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस के कारण जो ऑल सेल्स है वो एयर के कांटेक्ट के अंदर होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब दे कैन गो इनटू सेल्स, मतलब ये जब सेल्स के अंदर जा सकते हैं या उनसे बाहर भी जा सकते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और प्लांट के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब रात होता है तब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तब CO2 एलिमिनेशन मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होता है जो चल रहा होता है, ठीक है। दिन के दौरान CO2 जनरेट जब होता है रेस्पिरेशन में, तो वो यूज हो जाता है कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान, दोपहर में, ठीक है। दोपहर में यानी सुबह दोपहर के टाइम पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो CO2 यूज भी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो एनिमल्स होते हैं
उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो सारे के सारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें 3 कॉमन फीचर्स होता है। पहला, एक लार्ज फाइन डेलिकेट सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। दूसरा, थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तीसरा, रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, ये जो होता है बॉडी के अंदर होता है जनरली, है ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बॉडी के अंदर होता है ना, ताकि ये जो सरफेस है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जो पैसेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा एयर जो है इस एरिया के अंदर ले जा सके इसलिए भी। ठीक है, अब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के मैं आपको ऑर्गन्स बता देता हूँ। तो जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश, प्रॉन्स, मसल्स, इसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं। लैंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमंस में क्या होता है, लंग्स होता है। अर्थवर्म में क्या होता है, स्किन होता है। और इंसेक्ट्स में क्या होता है, एयर ट्यूब्स होता है या तो ट्रैकिया होता है, जैसे कॉकरोच में होता है। ठीक है, अब एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम पानी होता है। पानी मतलब पानी के अंदर कम से कम ऑक्सीजन होता है, काफ़ी कम होता है, तो उन्हें जल्दी-जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ कर सकें। ठीक है, और इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को एक एडवांटेज भी है इस पे। ठीक है, अब जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन बींग्स के, है ना, वो क्या-क्या होते हैं, नेसल कैविटी हो गया, फेरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, नॉस्ट्रिल्स हो गए, ब्रोंकियाई हो गया, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सब होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, नेसल कैविटी वगैरह का फंक्शन। तो नेसल कैविटी में क्या होता है, हवा अंदर आती है और हवा गर्म होती है और म्यूकस से जो सारे के सारे डस्ट है वो ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्लीन एयर अंदर जाती है, क्लीन एंड वार्म एयर। ठीक है, वार्म एयर। अब ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस एक सिल्ट होता है जो कि फेरेंक्स को लीड करता है ट्रैकिया में। ठीक है, मतलब फेरेंक्स से ट्रैकिया को जोड़ता है, एक तरह से कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये एक छोटा सा केमी कार्टिलेजस फ्लैप होता है स्किन का, जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है जब हम लोग खाना स्वैलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, एक विंड पाइप होता है जिससे कि हवा गर्दन से, मतलब नाक से सीधा उसमें जाए, ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकियल्स में। ठीक है, और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है ताकि ये गिर ना जाए, है ना, और ये कोलैप्स ना हो जाए इसलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर जा सके और हवा बाहर ना निकले, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे होता है। ठीक है, अब लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है एडम्स एप्पल वॉइस में, आपको पता होगा, है ना, एडम्स एप्पल होता है और वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब लंग्स क्या होते हैं, लंग्स थेरोटिक कैविटी होती है, मतलब थेरोटिक कैविटी होती है लंग्स में, जिससे कि जो हवा है वो अंदर आए ब्रोंकियोल्स के, और ब्रोंकियोल्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं। अब एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम लोग सांस ले पाते हैं, है ना। तो एल्वियोलाई छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि हम लोग हवा का इंटेक करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ब्लड ब्लड वेसल से सप्लाइड होता है, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, और उसके बाद पूरे बॉडी के अंदर हार्ट के थ्रू जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन भी खत्म हो जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, सबसे पहले तो इनहेल करते हैं अपन। ठीक है, इनहेल किया तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आया, है ना, डायफ्राम और मसल्स जो है वो अटैच रहते हैं रिब्स में, ना, तो थोरैक्स जो है वो अपवर्ड्स मूव हुआ और आउटवर्ड्स मूव हुआ, जिससे कि हमारा वॉल्यूम जो है थोरैक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, एयर प्रेशर जो थोरैक कैविटी में वो कम हो गया। ठीक है, बाहर का जो हवा है वो लंग्स के अंदर आ गया, नॉस्ट्रल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के थ्रू। ठीक है, और जब अपन एक्सहेल करते हैं, है ना, तो जो मसल्स होते हैं डायफ्राम की, वो क्या करती हैं, मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स रिलैक्स, थोरैक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कम्स बैक। ठीक है, उसे ओरिजिनल साइज में आती है वापस, मतलब जो जो हुआ था वो सब उल्टा हो जाता है सब कुछ, है ना, जिससे कि लंग्स नॉर्मल हो जाती है सब कुछ, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, टिश्यूज के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो गैसेस होती है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड के द्वारा, है ना, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपको पता है। ओके, ऑक्सीजन जो होता है मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा उठाया जाता है और पूरे के पूरे टिश्यूज वगैरह में ट्रांसफर किया जाता है। टिश्यूज के अंदर से CO2 ब्लड के द्वारा पिक किया जाता है और वापस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में लाया जाता है ताकि वो रिलीज हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है, रेस्पिरेशन है ये, हाँ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, हमारा हार्ट, है ना, मेन ट्रांसपोर्टिंग फंक्शनल जो ऑर्गन होता है ना,
तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लड होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, जो कि जिसमें कि फ्लूइड होता है जिसका नाम है प्लाज्मा, जो कि सारे सेल्स को कंटेन करता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट सेल्स, है ना, ये सबको प्लाज्मा कंटेन करता है एक ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। जो ब्लड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, ठीक है। ब्लड का क्या रोल होता है कि वो ना टेम्परेचर रेगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जब फॉरेन बॉडीज और डिजीज जैसे कि पैथोजेंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तब उससे बचाने में ब्लड काम करता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। अब ब्लड जो होता है वो कहीं पे अगर साइट ऑफ इंजरी, मतलब कहीं पे इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, उस जगह को मतलब वहाँ पे क्लॉटिंग करने के लिए ब्लड आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, ताकि वो जगह क्लॉट हो जाए, वहाँ पे और ज़्यादा एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। अब ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो देखो वो कलरलेस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, उसके अंदर जितने ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब उसके मैट्रिक्स में फ्लोट करते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो क्या बोलते हैं, सीरम होता है ना, विदाउट फिब्रिनोजन के बिना प्लाज्मा सीरम होता है। इसको छोड़ो, ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन पूरा संभव होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जो कि मतलब डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, आरबीसी से कम होता है, और इसका काम ये होता है कि वो बॉडी को इन्फेक्शंस, एंटीबॉडी वगैरह से बचाए, ठीक है, इम्यूनिटी। और प्लेटलेट्स क्या होता है, जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, है ना। और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, है ना, तो हार्ट का डबल सर्कुलेशन आपको देखना है इसमें। तो दो अपर चेंबर होते हैं, एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। और सबसे पहले जो ब्लड है वो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी से आता है ना, कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से आने के बाद में वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से वो सीधा गया कहाँ, लंग्स में। लंग्स में गया, फिर उसके बाद लंग्स से डिऑक्सीनेशन, ऑक्सीजनेशन सब हुआ। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब पल्मोनरी वेन से वो कहाँ आया, मतलब पल्मोनरी आर्टरीज से वो कहाँ गया, लंग्स में, और पल्मोनरी वेन से वो वापस आया हार्ट में, टू द लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वहां से एओर्टा के थ्रू पूरे पूरे बॉडीज में, पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। ब्लड जो है दो बार यहाँ पे आया हार्ट के अंदर, एक तो जब वेना कावा अपर अपर लोअर बॉडी से, हाँ, राइट एट्रियम में आया तब उस टाइम, और एक जब पूरे बॉडी में वापस गया उस टाइम, ठीक है, तो मतलब दो बार आया, तो इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर्स इनटू ब्लड इन द लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के अंदर आने के बाद किस टाइप से ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है, वही सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, द ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स। तो अब ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स की होती है, पहली आर्टरीज, दूसरी वेन्स और तीसरी कैपिलरीज। तो इनका समरी क्या है, तो देखो आर्टरीज जो होती है ना वो थिक इलास्टिक वॉल्स होती है ना, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक कैरी करने का काम करती है। इनमें कोई वाल्व्स नहीं होते, और इनकी जो कैविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, और ल्यूमेन होती है, ठीक है। जो वेन्स होती है ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, इनका वॉल जो है थिन होता है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग अलग बॉडी से, मतलब बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आती है। इनमें वाल्व्स होते हैं, और इनका ल्यूमेन बिग होता है, बड़ा कैविटी होता है, ठीक है। अब जो वन सेल थिक ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, और ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, गैस और वेस्ट में हेल्प करता है। इसमें कोई वाल्व्स नहीं होते हैं, इनमें कैविटी काफ़ी कम होती है, और इसमें नैरो, ये नैरो भी होते हैं, है ना, दीज आर नैरो हैविंग लेस कैविटी। और अब देखो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, है ना, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कैसे मेंटेन करते हैं, है ना, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स में ये जो सेल्स होते हैं ये ब्लड में होते हैं, और ये सर्कुलेट होते हैं पूरी बॉडी में, ताकि जो पॉइंट्स ऑफ इंजरी है वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो सके। अब लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ की बात आती है यहाँ पे। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी का, मतलब इसमें क्या क्या होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स, और लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरीज और लिम्फ।
लिम्फ क्या होता है एक्चुअली? लिम्फ जो होता है वो एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि येलो कलर का सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में बहता है जो कि लार्ज लिम्फ वेसल्स में ज्वाइन होता है, और जब थोड़ा सा प्लाज्मा, प्रोटीन या ब्लड सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस में एस्केप कर जाते हैं टिश्यूज के, तो जो पोर्स होते हैं कैपिलरीज के वॉल्स में उससे, तो क्या बोलते हैं, ये ब्लड के जो प्लाज्मा होता है उससे सिमिलर होता है। आप देखो, जब कोई जगह से ब्लड ब्लड बहुत एस्केप कर गया है ना, तो वो क्या करेगा, अब वो बॉडी में तो ऐसे ही पड़े नहीं रहेगा ना, वो तो क्लॉट हो जाएगा, फिर एकदम जम जाएगा वो हिस्सा। तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसे लिम्फ में कन्वर्ट करके वापस यूज कर लेता है, ठीक है। तो लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस से जो कि लार्ज लिम्फ वेसल्स में आता है, जो कि फाइनली लार्जर वीन्स में खुल जाती हैं, ठीक है। मतलब जो ब्लड लॉस हुआ था वो वापस लार्ज लार्ज वीन्स के अंदर वापस आ जाती है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें कौन से सेल होते हैं? सबसे पहले तो इसमें होते हैं लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल्स जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। क्या बोलते हैं, इट रिटर्न्स प्रोटीन एंड प्लाज्मा, ये प्रोटीन और प्लाज्मा जो कि सर्कुलेशन से निकल गया था उसे वापस लाते हैं, ठीक है। इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट, ये डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है, और ये क्या करता है, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को वापस ब्लड में लाता है, ठीक है, बैक इन द ब्लड, ठीक है। अब लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या है? तो ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और लिम्फ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ब्लड क्या करता है, मतलब ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं, और लिम्फ में मैट्रिक्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ब्लड रेड होता है कलर में, लिम्फ कलरलेस होता है। ब्लड क्या बोलते हैं, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, हार्ट से टिश्यूज तक, टिश्यूज से हार्ट तक, और ये लिम्फ जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट, ठीक है। अब ईसीजी क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट बीट मापने के लिए होता है ना, हार्ट बीट का जो रेटिंग चलता है ना डॉक्टर्स के पास होता है वो, ठीक है। अब पेस मेकर क्या होता है, ये एक पेशेंट के हार्ट में इंसर्ट किया जाता है जिसका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड मसल का काम करता है, जैसे कि हार्ट बीट का फंक्शन रुक जाने पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन ह्यूमन बीइंग्स, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से लंग्स में, और इसे टिश्यूज तक कैरी करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम है ना। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम। ओके, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और एम्फाइसेमा एक ऐसा कंडीशन है जब क्या बोलते हैं, एरिया गैसेस एक्सचेंज के लिए जो एरिया होता है वो लंग्स में स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं ना उनके लंग्स में कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं स्मोक करना हानिकारक है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है और इससे हार्ट अटैक हो जाता है, तो इससे मौत भी हो सकती है, इसीलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, इट इज इंजूरियस टू स्मोक। अब इसके बाद क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर क्या आता है, तो सबसे पहले तो इसमें हमको दो चीज के बारे में पढ़ना है, एक जाइलम एक फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द होल प्लांट, है ना, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स दोनों तरफ फ्लोएम करता है, और जाइलम क्या करता है, सिर्फ एक डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल करता है, ठीक है। अब इतना हो गया, तो हाँ, तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स, ठीक है। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजॉल्व्ड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। जो जाइलम होता है वो मटेरियल को वेसल्स के थ्रू या ट्रैकेट्स के थ्रू लेकर के जो है डेड जो कि डेड टिश्यूज होते हैं वहां तक लेकर के जाता है, मतलब डेड टिश्यूज के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो फ्लोएम होता है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सीव ट्यूब से और कंपेनियन सेल्स से होता है, ठीक है, जो कि लिविंग सेल्स होती हैं। जाइलम में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो क्या बोलते हैं, एटमॉस ऑस्मोटिक प्रेशर से ही हो जाता है, और जैसे सक्शन पुल भी बोलते हैं ना, तो विच इज क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। अब फ्लोएम का जो मूवमेंट है वो ट्रांसलोकेशन से होता है, मटेरियल जो होता है फ्लोएम का, फ्लोएम टिश्यू के अंदर वो एनर्जी का यूज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, इसमें एनर्जी का यूज नहीं लगता है जाइलम में, है ना। तो जाइलम में जो है सिंपल फिजिकल फोर्सेस से बिना एटीपी के यूज से मूवमेंट हो जाता है, बट इन फ्लोएम, फ्लोएम का जो काम है वो एक्टिव है
और इसके लिए एटीपी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म होता है और हम बढ़ते हैं आगे एक्सक्रीशन की तरफ। तो एक्सक्रीशन में जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ जिसका नाम है ओस्मो ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि जो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी जो प्रोसेस होता है जिसमें कि पानी की मात्रा और आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी मात्रा बॉडी में बैलेंस रखने के लिए जो बॉडी की कोशिश होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में सबसे पहले एमीबा है ना, तो एमीबा किससे एक्सक्रीट करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से, है ना। वेस्ट एक्सेस वाटर होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से रिमूव हो जाता है, ठीक है, थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट आइल, कॉन्ट्रैक्ट आपको स्पेलिंग पता है, फिर आई एल ई लगा दीजिए। तो वैक्यूल ये क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। और ह्यूमन बींग्स में किडनियां होती है। अब किडनियों का क्या काम है वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। तो किडनी जो होता है वो एक पेयर होता है एक इंसान में, और किडनीज जो होते हैं वो एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, बैकबोन के दोनों तरफ एक एक, है ना। यूरिन जो है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है और यूट्रस से पास होकर के यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, जहाँ पे ये तब तक स्टोर किया जाता है जब तक यूरेथ्रा से ये बाहर ना आ जाए, ठीक है। हर एक किडनी में काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है जिनको कहते हैं हम नेफ्रॉन्स। और ये नेफ्रॉन का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये है नेफ्रॉन, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, तो इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि जिसमें कि यूरिन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब यूरेटर्स क्या होते हैं, यूरेटर ओरिजिनेट होता है कहाँ से, हर एक किडनी से, जो कि यूरिन को कलेक्ट कर करके नेफ्रॉन से यूरिनरी ब्लैडर तक ले करके आते हैं, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा जो होता है वो एक डक्ट होता है जो कि फाइनली यूरिन को डिस्चार्ज करती है बॉडी से, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, एक डबल कप्ड वॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड कप शेप्ड, ठीक है, सॉरी, डबल वॉल्ड कप शेप्ड, डबल कप्ड नहीं, डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये एक बंडल होता है ब्लड कैपिलरीज का जो कि ब्रोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लोमेरुलस के हर एक दोनों साइड पे होता है, और ये रेनल आर्टरी से कनेक्टेड होता है। रेनल आर्टरी क्या करती है, वो डर्टी ब्लड को, वेस्ट के साथ जो होती है डर्टी ब्लड, उसको किडनी तक लेकर के आती है, और रेनल वेन क्या करती है, उसे वापस लेके जाती है क्लीन ब्लड को, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ब्लड जो उससे पास हो रहा है उसे फिल्टर करना, ठीक है। ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में क्या होता है, ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे दो टाइप के ट्यूब्यूल होते हैं, मतलब ट्यूब्यूल में दो पार्ट्स होते हैं। पहला प्रोक्सिमिनल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, और दूसरा मतलब फिर बीच का आता है हेनलेस लूप, और लास्टली आता है डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डीसीटी। तो पीसीटी और डीसीटी आपको याद रखना है, ओके। पहले पीसीटी आता है, फिर हेनलेस लूप आता है, फिर डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। अब जो ट्यूब्यूल का फंक्शन है वो है रीअब्जॉर्प्शन, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हैं उसको। और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ये सबको ये रीअब्जॉर्ब करता है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेट करता है। अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो यूरिन का फॉर्मेशन है, मतलब पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन क्या है, यूरिन को क्यों बनाते हैं, ताकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड किडनी से बाहर आता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल किडनी से बाहर आता है रेनल आर्टरी से, है ना। ब्लड जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज में फिल्टर्ड होकर जाता है, ठीक है, बॉमस कैप्सूल से। जो फिल्ट्रेट होता है वो ट्यूब्यूल से पास होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो मतलब कितना पानी से कितना पानी हमको यूरिन में लगाना है वो हमारे बॉडी डिसाइड करती है, जितना एक्सेस वाटर होगा बॉडी में उस हिसाब से, ठीक है, और जितना वेस्ट है उस हिसाब से। तो यूरिन जो फॉर्म होती है हर एक किडनी में एक लॉन्ग ट्यूब जिसका नाम है यूरेटर, उससे कनेक्ट होती है, जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। और यूरिन जो होती है वो वाटर और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का कॉम्बो होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है जब तक इसे बाहर ना किया जाए, है ना। अब हमको अपनी अर्ज ऑफ यूरिनेट को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये अंडर नर्वस कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट या ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, ये सब जो होता है बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होता है। उसके ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं
फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, है ना। सेक्रीशन में लास्टली सेक्रीशन यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, ये सब जो होते हैं टिब्यूल से एक्सक्रीट हो जाता है जब कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो जाता है और यूरेटर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब रोल ऑफ किडनीज, किडनी का क्या रोल होता है, ओके, मतलब जितना कुछ है सब यहीं पे है, ठीक है, इतना ये पूरा है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना है अपन को। ऑलराइट, सो रोल ऑफ किडनी क्या है? किडनी का सिर्फ इतना ही फंक्शन नहीं है कि वो टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करे, पर ये वाटर बैलेंस और मिनरल बैलेंस आयंस को ये बॉडी में बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये ऑस्मो, जो मैंने आपको बताया था ना, ऑस्मोक्यूलेशन, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, ये उसमें भी हेल्प करता है। अब रेनल फेलियर क्या होता है? रेनल फेलियर फेलियर ये होता है कि जब एक किडनी जो होती है वो इन्फेक्शन या इंजरी के कारण काम करना बंद कर देती है, तो उसे रेनल फेलियर बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाटर लेवल ऑफ बॉडी को ये मेंटेन नहीं कर पाती, मिनरल आयन को मेंटेन नहीं कर पाती। डायलिसिस में क्या होता है? ये प्रोसीजर होता है जिसमें आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ होता है, जो कि नॉर्मल किडनी की जगह पे होता है, इसको डायलिसिस बोलते हैं, और ये रेनल फेलियर के टाइम पे होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायलिसिस का फोटो, है ना, डायलिसिस, है ना। वैसे तो डायलिसिस आएगा नहीं, बाकी आपको पता चलना होना चाहिए कि हेमो, मतलब हेमो डायलिसिस किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी से जो डायलिसिस कराया जाता है उसे हेमो डायलिसिस बोलते हैं। अब हाँ, एल्वियोलाई और नेफ्रॉन के बीच में डिफरेंस भी आता है कई बार। तो एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एल्वियोलाई क्या बोलते हैं, मिलियंस में होते हैं लंग्स में, और नेफ्रॉन भी मिलियंस में होते हैं किडनीज में, है ना। एल्वियोलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और नेफ्रॉन क्या करता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, ठीक है। एल्वियोलाई सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और नेफ्रॉन यूरिन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से भी, मतलब कलेक्टिंग डक्ट तक भी लेकर के जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई काफ़ी ज़्यादा नंबर में होती है वहाँ पे लंग्स में, और नेफ्रॉन्स होती हैं बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती है हर एक किडनी में, दोनों किडनी में काफ़ी ज़्यादा पैक्ड एकदम उसमें होती है, ठीक है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। तो अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही वेस्ट होता है, जो कि सिंपली स्टोमाटा से निकल जाता है, एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन से निकल जाता है, और जो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेलुलर वैक्यूल्स में आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह में जो लीव्स वगैरह होती हैं उसमें स्टोर हो जाता है, फिर वो लीव्स को क्या बोलते हैं, प्लांट्स जो है गिरा देता है, ठीक है, तो उससे उसका वेस्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, स्पेशली ओल्ड जाइलम में, तो उनको भी जो है प्लांट्स वो अपने सॉइल वगैरह में एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, और चलते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यार अब बारी आती है चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, और इसमें सबसे पहले आता है एनिमल्स नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक, ठीक है। तो एनिमल्स नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है एक्चुअली? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है फंक्शन ऑफ बॉडी को, ठीक है। ये जो होता है ये सराउंडिंग्स और प्रोसेसेस इंटरप्रेट्स, मतलब जो सराउंडिंग्स से प्रोसेसेस होते हैं उसको इंटरप्रेट करता है, उसके इन्फॉर्मेशन को, है ना, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ये जो होता है वन इंटरनल सिस्टम से अनदर इंटरनल सिस्टम में इंफॉर्मेशन पास करता है। अब इसमें सेंस ऑर्गन का भी आता है ना। तो सेंस ऑर्गन और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे कि एनिमल्स को एक वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स फॉर लाइट, फोटो रिसेप्टर्स फॉर साउंड, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, है ना। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले न्यूरॉन की बात कर लेते हैं अपन। तो न्यूरॉन, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का न्यूरॉन होता है, और ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में फाउंड होता है। एक्चुअली लार्जेस्ट सेल तो फीमेल एग होता है, बट लॉन्गेस्ट सेल यही होता है, ठीक है। और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और डेंड्राइट भी रहते हैं, फिर एक्सॉन और नर्व एंडिंग, ऑलराइट। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं? तो सेंसरी न्यूरॉन्स स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल्स, जिससे कि विच द रिसेप्टर्स पास इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, जिससे कि जो रिसेप्टर्स है वो इंफॉर्मेशन मतलब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पास करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो सेल बॉडी सबसे पहले आ गया। सेल बॉडी इज अ टिपिकल सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, ठीक है। स्टिमुलस इज चेंज्ड इनटू इम्पल्स इनटू द साइटोन। साइटोन क्या होता है? सेल बॉडी सेम, ठीक है। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं,
ठीक है। अब डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस कनेक्टेड टू द साइटोन, ठीक है। दे रिसीव सेंसेशन और स्टिमुलस विच मे बी फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, है ना। द स्टिमुलस इज पास्ड इनटू ऑनटू साइटोन, ओके। अब एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, और ये एक सिंगल एलोंगनेटेड फाइबर होता है जो कि वन साइड ऑफ साइटोन से लेकर के नर्व एंडिंग तक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक्सॉन का, वो एक प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ लिपिड से कवर्ड होता है, और एक प्रोटीन जिसका नाम है मिलाइन शीथ इससे कवर्ड होता है, जो कि श्वान सेल से बनता है ना। श्वान सेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, स्टिल मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ जस्ट इन केस। SCHWANN सेल्स, ठीक है, स्वान सेल्स। तो साइनेप्स क्या होता है? अब साइनेप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स होता है फंक्शनल जंक्शन होता है बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, क्योंकि जो नेक्स बिकॉज जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन एंडिंग होता है वन न्यूरॉन का, और डेंड्राइट जो होता है अगले न्यूरॉन का, उससे उससे जो उसके बीच में जो गैप होता है उसे साइनेप्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो नर्व इम्पल्स वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से पास होती है, ठीक है, थ्रू द नर्व्स न्यूरॉन्स। ये जो होते हैं दीज इम्पल्सेस आर कैरिड बाय डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं नर्व इम्पल्सेस ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी। तो जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर की जाती है कहाँ पे? डेंड्रिटिक टिप पे, डेंड्रिटिक टिप पे नर्व सेल की, वो एक केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाती है, और वो इम्पल्स डेंड्राइट के सेल के डेंड्राइट से बॉडी के होते हुए, मतलब एक्सॉन के होते हुए उसके नर्व एंडिंग में पहुंचती है। फिर वहां पे अगेन केमिकल केमिकल इंफॉर्मेशन बन जाती है, और फिर उसके बाद फिर से वो साइनेप्स क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन के सेम प्रोसेस दोहराती है, ठीक है। तो इतना हो गया अपने पास न्यूरॉन का, नर्व वगैरह। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वो एक अनकॉन्शियस इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स होता है इफेक्टर्स का, जैसे मसल्स और ग्लैंड्स का, स्टिमुलस के इस पे, है ना। तो जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स हो गया, खांसी हो गया, छींक मारना हो गया, यॉर्निंग हो गया, यॉर्निंग यानी उबासी लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, है ना, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम हो गया, एटसेट्रा। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क की मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा देता हूँ एक। ये होता है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क। मैं हाँ, मैं आपका इसका एक सिंपल जो पिक्चर है वो भी यहाँ पे आपको अभी डिस्प्ले हो रहा होगा। सो ये पिक्चर जो है ये आप याद कर सकते हैं, ये काफी इजी सा पिक्चर भी है इसका, है ना। तो रिफ्लेक्स आर्क ये होता है, ओके। अब रिफ्लेक्स आर्क हो गया। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्सेस एंड रिस्पॉन्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्स आर्क एक वो पाथ है जो कि नर्व इम्पल्स के द्वारा लिया जाता है जब एक रिफ्लेक्स एक्शन करना होता है ना। फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स वाया मोटर नर्व्स। मतलब स्टिमुलस से सेंसरी न्यूरॉन से गया कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस आया मोटर न्यूरॉन के द्वारा कहाँ तक? इफेक्टर तक, ठीक है। तो इतना हो गया अपना रिफ्लेक्स आर्क का सिस्टम, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क हो गया। अच्छा, इसका डेफिनेशन पूरा ऊपर है। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो पूरे नर्व्स होते हैं वो पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और एक गुच्छे जैसे बंडल में मिलती है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड पे, जहाँ से वो ब्रेन तक जाती है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स आर्क होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही फॉर्म्ड होती है, और यहाँ से ब्रेन तक नहीं जाती, ठीक है। इनपुट मतलब ब्रेन तक जाती है मेमोरी के लिए बस, है ना। एक्शन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही ले लेता है। अब रिफ्लेक्स आर्क्स जो होते हैं वो एनिमल्स में इससे इवॉल्व होते हैं, ताकि जो क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है ब्रेन का वो उतना फास्ट नहीं है, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो इसलिए रिफ्लेक्स आर्क काम आती है उस टाइम पे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उससे ये क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड होता है। तो जो स्टिमुलस होता है उससे सेंस ऑर्गन तक जाता है, सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व तक जाता है, फिर वहां से सीएनएस तक जाता है। सीएनएस में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, प्रोसेस होता है, डिसीजन मेड होता है, उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फिर मोटर नर्व तक जाता है, मोटर नर्व से मसल तक जाता है, मसल से क्या बोलते हैं, मसल मसल शॉर्टन हो जाता है ना, मतलब रिस्पॉन्स होता है उसका, ओके। अब इसके बाद क्या? द वर्टेब्रे नर्वस सिस्टम इज हाईली इवॉल्व एंड कंसिस्ट ऑफ। वर्टेब्रे नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है?
मतलब जो नर्वस सिस्टम उसमें क्या आता है सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूएशन में मेडुला ऑब्लिंगुएटा और उसके नीचे आता है ना। टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का मेन सेंटर है और ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन को क्या बोलते हैं कंसर्न करता है, ठीक है। ये इट इज कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सॉरी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो ब्रेन से अराइज होती है और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन, तो ये आ गया हमारा टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, है ना। और ये जो होते हैं ये पूरे के पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करती है और उसे इंटीग्रेट करता है ना। ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है, जो कि एक बोनी बॉक्स होता है इन द स्कल, स्कल के अंदर, है ना। और ये 3 मेंबर से कवर्ड होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, है ना। जो स्पेस होता है मेम्ब्रेन्स के बीच में उसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जिससे कि जो ब्रेन है वो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट हो सके। अब ब्रेन के मेन मेन फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसको इंफॉर्मेशन रिसीव होता है कहाँ से, इम्पल्सेस से, पूरे के पूरे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के, वहां से, ठीक है। जो ब्रेन होता है उसको वो रिस्पॉन्ड करता है इम्पल्सेस पे, इन्हीं जो इम्पल्सेस आती है इन पे रिस्पॉन्स करता है और अपने ओन इंस्ट्रक्शंस भेजता है मसल्स को, ग्लैंड्स को, ताकि वो उस हिसाब से फंक्शन कर सके, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो वेरियस स्टिमुलाई से कोरिलेट करता है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन से कोरिलेट करता है और सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो कोऑर्डिनेट करता है कौन सी एक्टिविटीज को, ऐसी मैकेनिज्म और एक्टिविटी को, केमिकल रिएक्शन वगैरह को, जिससे कि बॉडी एफिशिएंटली वर्क करे, ठीक है। ये ऐसी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है जिससे कि बिहेवियर हमारा मॉडिफाई हो सके पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जिससे कि हमारा ऑर्गन को इंटेलिजेंट कहा जा सके। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या होते हैं, ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर देखेंगे, ये इमेज है। तो सबसे पहला पार्ट आता है अपने पास फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, सेरेब्रम और ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। और मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन है अपना, है ना। और मिड ब्रेन में वेल यहाँ पे कुछ आपको दिया नहीं हुआ, बाकी मिड ब्रेन में आपके पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे दे रखा है। और हिंड ब्रेन में क्या आता है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगुएटा, ठीक है। तो अब फोर ब्रेन का काम क्या है, तो फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, सेरेब्रम होता है और ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, है ना। इसके काफी सारे रीजन होते हैं जहाँ पे सेंसरी इम्पल्सेस पूरे वेरियस रिसेप्टर से आते हैं, है ना। इसके सेपरेट एरिया में, फोर ब्रेन के जो सेपरेट एरिया है वो हियरिंग, स्मेल, साइट और वगैरह वगैरह के लिए बने हुए हैं, ठीक है। जो सेंसेशन होता है कि हमने इनफ खा लिया है, वो भी एक सेंटर जो कि हंगर के लिए सेंटर है एक, उससे जनरेट होता है, ठीक है। अब सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या होता है, तो सेरेब्रम जो होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का, है ना। इसके 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और इसका एक सेंसरी एरिया होता है जहाँ इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, कहाँ से, सेंस ऑर्गन से। और एक मोटर एरिया होता है जहाँ पे जहाँ से इम्पल्सेस जो है वो इफेक्टर ऑर्गन्स तक सेंड किया जाता है, ठीक है। देयर आर स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं हर एक स्टिमुलस के लिए और उसके रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। ओल फैक्ट्री लोब्स जो होते हैं वो सेरेब्रम के नीचे होते हैं और ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कंटेन करते हैं जो कि ऑर्गन्स होते हैं स्मेल के लिए, ठीक है। अब रीजन क्या है और स्टिमुलस क्या है, तो रीजन जैसे हो गया अपना ओल्फैक्टरी लोब हो गया तो उसका विजुअल रिसेप्शन होता है ना, स्टिमुलस। और रीजन टेम्पोरल लोब हो गया तो ऑडिटरी रिसेप्शन होता है ना। उसके बाद फ्रंटल लोब हो गया वो मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए होता है। पेरिएटल लोब जो होता है, हाँ पेरिएटल लोब जो होता है वो टच, स्मेल, टेस्ट, टेम्परेचर एंड कॉन्शियस एसोसिएशन वगैरह के लिए होता है, ऑलराइट। अब मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो होते हैं हेड के, नेक के, ट्रंक के, इन सबको विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। ये क्या करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स और जो पीपल का साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है आइलैंड्स का, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हिंड ब्रेन की क्या बात आती है, हिंड ब्रेन जो है वो 3 सेंटर्स से बना होता है, सेरेब्रम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगुएटा।
तो सेरेबेलम क्या काम करता है? सेरेबेलम सबसे ज़्यादा ऊपर, मतलब सबसे ऊपर होता है हिंड ब्रेन में, और ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है ना? एडजस्टमेंट ऑफ मूवमेंट होता है और पोस्चर बॉडी का बनाए रखता है। पॉन्स कहाँ होता है? पॉन्स मेडुला के जस्ट ऊपर होता है और ये रेगुलेट रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्या काम होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो हिंड ब्रेन में सबसे नीचे होता है, और ये जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है ना? और ये स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सब के लिए रेगुलेशन सेंटर होता है, ठीक है? ये क्या बोलते हैं, सीट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस भी होता है, जहाँ जिससे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अब काफ़ी सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम, राइट? अब इसके बाद क्या आता है? इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में डिफरेंस भी आता है कई बार। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि मसल मूवमेंट्स होते हैं जिन पे हमारा कोई थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो कि क्विकली और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं मसल्स के द्वारा, बिना थिंकिंग, बिना ब्रेन के थिंकिंग के, है ना? और ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं ये ब्रेन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इन क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो पूरे लाइफ क्या बोलते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोलते हैं, इमरजेंस के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है ना? इनवॉलंटरी एक्शन जो है इसका एक्शन क्विक या स्लो हो सकता है, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमेशा क्विक होता है। इनवॉलंटरी एक्शन का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ब्रीदिंग रेट ऑफ हार्ट हो गया, और रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल इमीडिएट विथड्रॉल ऑफ हैंड्स अपॉन टचिंग अ हॉट कप ऑफ टी, है ना? तो ये आप लिख सकते हैं, तो आप नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन भी लिख सकते हैं, है ना? अब नर्वस टिश्यूज इन एक्शन, तो मसल सेल्स के अंदर जो है स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि उनके शेप और अरेंजमेंट के सेल के अरेंजमेंट को चेंज करता है इन नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रिस्पॉन्स में, है ना? जब एक नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचती है तो जो मसल फाइबर होता है वो नए अरेंजमेंट्स में मूव हो जाता है ना? जिससे कि न्यू मसल सेल को एक शॉर्टर फॉर्म मिलता है। ओके, अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आता है, ठीक है? सो ये आया, हाउ आर टिश्यूज प्रोटेक्टेड हो गया, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये भी हो गया। अब आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, है ना? तो आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जिसमें सबसे पहले आता है नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट होती हैं? वो मूवमेंट होती है प्लांट्स की जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है, जो कि और वो ग्रोथ के इंडिपेंडेंट होती है ना? डायरेक्शन, स्टिमुलस के डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, है ना? जैसे हम यहाँ पिक्चर पे देख सकते हैं, इसे हमने टच किया, ऐसे हमने इसको टच किया और यहाँ पे जो है ये इसका ये हाल हो गया, ये पूरा का पूरा प्लांट बंद हो गया। मतलब प्लांट नहीं बंद हुआ, उसके पत्ते बंद हो गए, है ना? अब जो प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को यूज करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन वन सेल से अनदर में ले जाने के लिए, है ना? जबकि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता, है ना, कंडक्शन के लिए, जैसे नर्वस टिश्यू होता है एनिमल्स में। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो अपने शेप को ही चेंज कर लेते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस के क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस में, है ना? जब एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स में अपने प्लांट के शेप को ही चेंज कर लेते हैं प्लांट सेल्स की, है ना? ये कैसे चेंज करते हैं? पानी जो होते हैं ना इनके सेल के अंदर, पानी की मात्रा उसे कम या ज़्यादा करके, ठीक है? इसके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जैसे मसल सेल के अंदर एनिमल्स में, इसमें नहीं होता, है ना? अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है? इसमें ग्रोथ के द्वारा जो मूवमेंट होता है। अब बात आती है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की, है ना? जिसको बोलते हैं अपन थिग्मोट्रोपिज्म, है ना? ट्रोपिज्म ग्रोथ, है ना? मतलब ट्रोफिक ग्रोथ होता है ना, ट्रॉफिक ग्रोथ, हाँ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है? तो सम प्लांट्स जैसे कि पी होते हैं, है ना? उनमें टेंड्रिल्स होते हैं जो कि पतले थ्रेड लाइक होते हैं, जो कि स्टेम पे ग्रो होते हैं, है ना? मोस्टली क्लाइंबिंग प्लांट्स में होते हैं, और ये टच के द्वारा जो सेंसिटिव होते हैं, है ना? जब एक टेंड्रिल जो है वो एक बैम्बू स्टिक को टच करता है तो ये उस पे चढ़ जाता है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं ना, ग्रोथ स्टिमुलस के डायरेक्शन में, और ग्रोथ के लिए जो मतलब मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं अपन थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है? अब ये जो होती है ये विंडिंग मूवमेंट, हैंडल की वाइंडिंग मूवमेंट, ये एक एग्जांपल है किसका? थिग्मोट्रोपिज्म का, ठीक है? अब ट्रोपिज्म के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म वो होता है जो कि क्या बोलते हैं, एक प्लांट पार्ट के क्या बोलते हैं, ग्रोथ के टुवर्ड्स होता है ना, टुवर्ड्स द स्टिमुलस होता है। और जो नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है वो भी ग्रोथ ऑफ प्लांट होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द स्टिमुलस, है ना, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, उसको नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। अब टाइप्स क्या होते हैं ट्रोपिज्म के?
पहला फोटोट्रोपिज्म जो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटेशनल फोर्सेस के रिस्पॉन्स में होता है, कीमोट्रोपिज्म ये होता है केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, है ना, जैसे कि पोलन ट्यूब होता है ना, पोलन ट्यूब जाता है ओव्यूल पे और ओव्यूल से फिर अंदर तक जाता है, वो हम 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म होता है जो कि पानी के स्टिमुलस में होता है ना, और लास्टली थिग्मोट्रोपिज्म होता है जो कि टच के स्टिमुलस में होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी, है ना। अब हाँ, तो इसके बाद क्या आता है अपने पास, यहाँ पे हाँ कंपैरिजन आता है ना अपने पास। तो ये आप देख सकते हैं, ये जियोट्रोपिज्म हो गया यहाँ पे, ये हो गया क्या बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, और इस टाइप से आप केमोट्रोपिज्म आप देख सकते हैं 7 चैप्टर में है। हॉर्मोन्स आ गया ना, अब तो हॉर्मोन से पहले अपन को देखना है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स के बीच में कंपैरिजन हो गया, ठीक है। फाइटो हॉर्मोन्स, ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में करते हैं, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड केमिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो होते हैं जो कि सेल्स ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, है ना, जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं सेल्स ऑफ बॉडी से। हर एक सेल एनिमल बॉडी में कनेक्टेड नहीं होता है इससे, है ना। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सेक्रीट होते हैं इन स्टिमुलेटेड सेल से, जो कि पूरे बॉडी में ओरिजिनल सेल में क्या बोलते हैं डिफ्यूज हो जाता है ना। इफ अदर सेल्स वुड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस इंफॉर्मेशन, है ना। जब एक बार एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है एक सेल में और ट्रांसमिट होता है, तो जो सेल है वो कुछ टाइम लेता है ताकि वो एक और बार एक नया इम्पल्स बना सके। ओके, अब एनिमल्स, है ना, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की बात आ गई इधर। तो पहले ये एनिमल्स का आ गया, और प्लांट्स का नहीं है क्या इधर? हॉर्मोन्स इन प्लांट्स भी तो होना चाहिए क्या? फटाफट से इधर देख लेते हैं, हॉर्मोन्स कहीं छूट गया होगा प्लांट्स का, तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, इमीडिएट रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मुझे तो नहीं दिख रहा है वेल हॉर्मोन्स का बात कुछ भी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर मींस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिंथेसाइज, हाँ यहीं पे है, ऑक्सीजन दिख गया मेरे को, मतलब यहीं पे है हॉर्मोन्स की बात। तो प्लांट के हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं अपन? फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं 5 टाइप्स के होते हैं मेनली, जो हमको पढ़ने हैं कोर्स में, है ना। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन वाले यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इथाइलिन एग्जाम में आता है, मैंने प्री बोर्ड दिए हैं जनरली, मैं अपने खुद के प्री बोर्ड दिए, तो 3-3, तो उन तीनों में आया है ना, इथाइलिन तीनों में आया है, रिपीट हुआ है, तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो। ओके, सो सबसे पहला तो ऑक्सीजन हो गया। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है जो रूट टिप होता है और शूट टिप होता है, इन दोनों का ग्रोथ को बूस्ट करना, ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन का काम, है ना, सेल डिवीजन वगैरह करना। जिब्रेलिन क्या करता है? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस अगर होती है तो फिर जिब्रेलिन काम करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ का इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और लास्ट इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। ओके, तो इतना हो गया। अब ऑक्सीजन का क्या काम होता है फोटोट्रोपिज्म में? जब लाइट की तरफ से मतलब लाइट आती है तो फिर जो ऑक्सीजन होता है वो लाइट की तरफ प्लांट की ग्रोथ करने लगता है ना। और जब जियोट्रोपिज्म होता है तो तो जो ग्रेविटी है उसकी तरफ वो ग्रोथ करने लगता है। अब जो मूवमेंट होता है प्लांट एक्टिविटीज का, जो रिस्पॉन्स होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट के रिस्पॉन्स में, उसे बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, है ना। जैसे कि फ्लावरिंग हो गया और जर्मिनेशन हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब आई गेस हाँ, इसके बाद आता है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो एनिमल हार्मोन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है ना। तो जो हार्मोन होता है एनिमल में वो स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, है ना। डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये मतलब डायरेक्टली ब्लड में आते हैं और ब्लड सर्कुलेशन से कैरी किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन जो कि टारगेट ऑर्गन कहते हैं वहां पे एक्ट करते हैं, और इनका रेगुलेशन ऑफ सेवरल, ये काफी सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले एंडोक्राइन और हार्मोनल सिस्टम क्या होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि जिन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, जिनका कोई डक्ट नहीं होता ताकि अपने हार्मोन्स को पास कर सके, है ना। ये ग्लैंड्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो उसके दो दो फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्ट करता है एंजाइम्स को और प्रोड्यूस करता है हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स, है ना, ग्लूकोजेंस। और जो टेस्टिस और ओवरी होता है वो मेल फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस करता है, और क्या बोलते हैं हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता
है ना। अब सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस जो होता है, हम मैं आपको ग्लैंड्स वगैरह उसके सीधा-सीधा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस आता है, जो रिलीज़िंग हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसका काम ये होता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सेक्रेशन को रेगुलेट करे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, जो कि हाइपोथैलेमस पे होता है। इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करना, जिससे कि बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट हो। फिर थायरॉइड ग्लैंड आता है, जो कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बॉडी में रेगुलेट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसका ये आता है हार्मोन आता है एड्रिनलिन। ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल बैलेंस, है ना। मतलब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और मिनरल बैलेंस को ये मेंटेन करता है। अब पैनक्रियास, पैनक्रियास दो ये करता है, ये रिलीज करता है। एक होता है इंसुलिन, जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, और एक होता है ग्लूकागॉन, जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। अब टेस्टिस क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स से रिलीज होता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि मुस्टैच, बियर्ड, वॉइस, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ओवरी होता है वो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि मेमोरी ग्लैंड और हेयर पैटर्न और वॉइस वगैरह में काम आता है ना। और ये प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस में भी काम करते हैं ये लोग। अब कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम जो होता है इसका और एंडोक्राइन सिस्टम का कंपैरिजन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व सेल से बना होता है, एंडोक्राइन सिस्टम सेक्रेटरी ग्लैंड सेल से बना होता है ना। मैसेज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में ट्रैवल करती है नर्वस में। एंडोक्राइन में क्या होता है कि केमिकल हार्मोन्स के थ्रू ट्रैवल करती है ना। नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर से ट्रैवल करती है, एंडोक्राइन सिस्टम में सीधा ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में बहुत जल्दी ट्रैवल करती है और एंडोक्राइन सिस्टम में स्लोली ट्रैवल करती है। नर्वस सिस्टम में एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक इसका इफेक्ट रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम में लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहता है ना। नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, उनके एक्शन का स्पेसिफिक नहीं है, बट हाईली स्पेसिफिक है किसपे, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। अब आयोडीन का क्या रोल है, आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जिससे कि जो है हमको गोइटर नहीं होता है ना। ये किस में होता है, सोडियम क्लोराइड नमक में होता है। और थायरोक्सिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है बॉडी में, थायरोक्सिन, है ना। तो इससे क्या होता है, ये हमारे बॉडी को बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है। आयोडीन जो होता है वो सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। अगर आयोडीन डाइट में हमारे कम पड़ गया तो गोइटर हो सकता है ना। अब रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उससे हम बच्चे से बड़े बनते हैं, हमारा ग्रोथ होता है बॉडी का, बॉडी के क्या बोलते हैं उसका, फैट फैट बोल रहा हूँ, मसल्स और बोन्स का, है ना। इसका अगर क्या बोलते हैं, इसकी कमी हो गई बॉडी में तो हम लोग डॉर्फ डॉर्फ यानी बौने हो सकते हैं, बौने रह सकते हैं। ओके, यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं कौन से कहाँ कहाँ पे होते हैं, है ना, मेल और फीमेल में। अब इसके बाद क्या होता है, रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का क्या रोल होता है। तो रोल, इंसुलिन इज अ हार्मोन, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है इंसुलिन, जो कि पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन किया जाता है। और अगर ये प्रॉपर अमाउंट्स में नहीं निकला तो फिर शुगर लेवल्स जो है ब्लड में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं और जिससे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में, है ना। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, अगर जो हार्मोन्स होते हैं वो सेक्रेट किए जाते हैं प्रेसाइज क्वांटिटीज में एक टाइम पीरियड में, है ना। अब अगर ये हार्मोन जो है ये फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट किया जाता है, जैसे शुगर लेवल्स अगर बढ़ गया तो फिर वो सेल से डिटेक्ट किया जाता है और क्या बोलते हैं, जो पैनक्रियास होता है वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं, ग्लूकागन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और इंसुलिन कम प्रोड्यूस करेगा, है ना। इससे मेंटेनेंस बना रहता है ना। तो मेंटेनेंस बनाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यार ये आ गया हमारा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसके अंदर तो सबसे पहला क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। और इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ताकि जो अगली स्पीशीज है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्वाइव कर सके, है ना। और रिप्रोडक्शन की आखिर ज़रूरत क्या है, क्योंकि इससे तो हम लोग बस अपनी एग्जैक्ट मतलब न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं अपने ऐसे, तो इससे हमारा लाइफ प्रोसेस का तो कुछ रिलेशन है ही नहीं। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो स्पीशीज है वो आगे चलती रहे, बढ़ती रहे, है ना। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आता है सबसे पहले तो, है ना। तो कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के।
पहला आता है अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर टाइप्स आते हैं, फिजन आता है, बडिंग आता है, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम एसेक्सुअल को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें फिजन, और फिजन के अंदर क्या होता है, एक जो सेल होती है वो अपने एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक अपने खुद को दो या दो से अधिक में डिवाइड कर लेता है। जब कोई एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है, जैसे इसमें हो रहा है दो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिशमानिया में भी एक से दो हो रहा है और एमीबा में भी एक से दो हो रहा है। ये पहले एक था और एक से ये दो हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक से बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब दो से ज्यादा हो जाएंगे, अगर जैसे 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 100 हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन होंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। अगर एक से दो में ही हो रहे हैं तब होगा वो बाइनरी फिजन, ठीक है। और ये जो मल्टीपल फिजन है ये किस में होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अपने पास फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है कि जो एक सेल होता है वो अपने आप को दो या तीन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है, और वो फ्रेगमेंट्स जो है अपने आप ही जो है एक से ज्यादा में स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। तो स्पाइरोगायरा एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसकी फोटो भी लगा दूंगा स्पाइरोगायरा की इस जगह पे। तो अब आपको डिस्प्ले हो रहा होगा फोटो यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से डिस्प्ले, मतलब यहाँ पे इस टाइप से ये, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका बीच में सेप्टा है, और ये लास्ट में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है नीचे, है ना। अब इसके बाद आता है अपने पास रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन में क्या होता है, रीजेनरेशन में ये होता है कि जो वो रहता है अपना पास सेल रहते हैं, है ना। तो जो सेल रहती है वो अपने आप को रीजेनरेशन कर लेती है, मतलब जैसे किसी ने उसको काट दिया, है ना, वो समहाउ एक्सीडेंटली वो कट जाता है, ठीक है। अब वो कट गया, अब उसको तो भाई जिंदा रहना है ना, तो जिंदा रहने के लिए वो क्या करता है, अपने एक एक पार्ट से जो है रीजनरेट कर लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से जो है वो रीजनरेशन परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से वो रीजनरेशन परफॉर्म कर लेता है, और ये होता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में भी होता है रीजनरेशन, बट मेनली हाइड्रा में बडिंग होता है। बट हाँ, अगर कभी कट जाता है तो हाइड्रा भी कट जाता है तो वो भी रीजनरेशन परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात बडिंग के ऊपर। तो बडिंग किस में होता है, एक तो ये हाइड्रा में हो गया, और एक यीस्ट में होता है बडिंग, है ना। तो बडिंग में क्या होता है कि जो एक पेरेंट सेल रहती है उसमें से एक छोटा सा बड आता है, फिर वो बड धीरे 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 ग्रो करता है, इतना बड़ा हो जाता है, और उसके बाद ये पेरेंट्स के यहाँ से अलग होकर अपना खुद एक ऐसे हाइड्रा बन जाता है या फिर यीस्ट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो एक प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उससे क्या बोलते हैं, उससे जो है ये निकलती है, क्या बोलते हैं इसको, न्यू न्यू प्लांट्स निकलती है ना। इसके क्या एडवांटेजेस है, इसका ये एडवांटेज है कि जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स अपने सीड्स बनाने की जो क्षमता है वो खो चुके हैं, वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे ये मतलब ये चीपर भी है, ये इजियर भी है, और इससे जो है प्रोपगेशन जो प्लांट्स में होता है वो बीज से उगने से ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि आधा पार्ट ऑलरेडी प्लांट का होता है, आधा उगना होता है तो जल्दी होता है ना। तो ये इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और इसमें एक टाइप पे आता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली टिश्यू कल्चर होता क्या है, टिश्यू कल्चर में जो न्यू प्लांट्स होते हैं उसको मतलब ग्रो किया जाता है कैसे, जैसे कि जो एक प्लांट उग रहा है उसका जो टिप में से थोड़ा सा टिश्यू निकाल दिया उसका, और उससे नया प्लांट उगाया, ठीक है। जो सेल्स है उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा और उनको रैपिडली डिवाइड करवाया एक सिंगल ग्रुप ऑफ सेल्स, या उसे कैलस कहते हैं उससे, ठीक है। जो कैलस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है एक और मीडियम में जिसमें हॉर्मोन्स होता है अलग अलग ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए, जो आपको बताया था ना, ऑक्सिन जिबरेलिन वो सब होता है ना। तो जो प्लांटलेट्स होते हैं वो उसके बाद सॉइल में रख दिए जाते हैं जिससे कि वो मेच्योर प्लांट्स में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी काफ़ी फास्ट टेक्निक है, काफ़ी थाउजेंड्स प्लांटलेट्स जो है एक हफ्ते में उगा सकते हैं, और काफ़ी कम प्लांट के टिश्यूज से उगा सकते हैं, है ना। और ये जो है एक ही पेरेंट से बना उगा सकते हैं इतने सारे प्लांट्स, और ये डिजीज फ्री कंडीशंस में उगा सकते हैं, मतलब बिना डिजीज के, है ना। और पूरे साल मतलब कोई भी वेदर हो ये पूरे साल उग सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो गया। अब बात आती है स्पोर फॉर्मेशन की, है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजोपियस है ना, राइजोपस है। तो राइजोपस क्या करता है कि इसका जो ऐसे ये डंडा से ऐसे निकला हुआ रहता है,
इसका जो ऑर्गेनिज्म रहता है ये, तो यहाँ पे ये ऊपर ऐसे स्पोर्स बना लेता है जो कि हवा के झोंके से ऐसे उड़ जाते हैं और उड़ के जहाँ फैल जाते हैं, और जैसे कि ब्रेड मोल्ड वगैरह इसको मिल जाता है तो उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, और उसके बाद ये पूरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है यानी पूरा का पूरा फिर से ऐसा इस टाइप का इंडिविजुअल बन जाता है, फिर इसमें स्पोर आता है, फिर ये फैल जाते हैं, तो ये साइकिल चलता है इनका। ऑलराइट, सो हमारा ये भी हो गया राइजोपस। और आई गेस इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अब चलते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स सेल्स होती हैं, तब दो पेरेंट्स होते हैं, और इसके जो आगे के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें डीएनए का ये वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि दो पेरेंट्स होते हैं, राइट। सो इसका मतलब अब क्या है कि सबसे पहले क्या, व्हाट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो वही कॉपिंग डीएनए और क्या बोलते हैं दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, जिससे कि आगे की जनरेशन आए, दो पेरेंट्स यानी एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी बिटवीन जनरेशन। तो वही बात है इसमें भी। और इसके बाद आता है यहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट की बात की गई है, तो वो मैं आपको आगे चलते चलते समझा दूंगा। और अभी आती है बात यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है तो उसमें दो ऑर्गन्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल। तो मेल कौन सा होता है, स्टेमन होता है, और ये स्टेमन आप देख सकते हैं, ये वाला, ये जो लंबे लंबे लाइन्स है ना, और ये पिस्टल होता है जो बीच में ये ऐसे बड़ा सा निकला हुआ है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पिस्टल बूढ़े को, है ना। तो पिस्टल हो गया, और स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, फ्लावर में ये सेपल भी होता है और ये पेटल होता है। बस इतना आपको याद करना है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप के हिबिस्कस का फ्लावर आप बना सकते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो देखिए इसमें जो फीमेल पार्ट होता है ये बीच वाला, इसमें क्या होता है, यहाँ बीच में ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है जिसे हम एग्स कहते हैं, है ना। और ये एंथर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हवा से आते हैं, तो यहाँ से उड़ के इधर आ जाते हैं, और इधर के बाद अंदर तक जाते हैं ये, और अंदर जाने के बाद इधर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये फ्लावर फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल गैमेट होता है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, और जिसमें सिर्फ मेल गैमेट होता है उसे भी हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, और जिसमें दोनों होते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के स्टेमन तक पहुंच जाए, है ना। मतलब एक ही फ्लावर के एंथर से लेकर के एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, मतलब स्टेमन से पिस्टल एक ही फ्लावर के अंदर, या फिर एक ही प्लांट के फ्लावर के अंदर, है ना। ऐसा होने से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अगर एक फ्लावर से वो दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर में चला जाता है पॉलिन ग्रेन्स, तो उसे कहते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और अब सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ऐसे फ्लावर्स में होता है जो कि जेनेटिकली सेम होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे फ्लावर्स में होता है जो कि जेनेटिकली अलग होते हैं थोड़े से, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन से जो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है वो बढ़ती है और वेरिएशन कम हो जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन बढ़ जाता है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या है कि इसको पॉलिनेटर्स नहीं चाहिए होते हैं ना, पॉलिन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए, पर इसको क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये भी खत्म हो जाता है पॉलिनेशन वगैरह। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे आता है पोलन ग्रेन इधर इसके स्टिग्मा पे, फिर ये एक पोलन ट्यूब बना लेता है, ऑटोमेटिकली यही बनाता है, यहाँ तक जाता है जो कि इसके ओवरी तक जाता है, इसे हम बोलते हैं केमोट्रोपिज्म भी बोलते हैं इसको, है ना। और ये फीमेल जर्म सेल यहाँ पे आके मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर और भी क्या क्या आते हैं, एक तो आता है अपने पास डबल फर्टिलाइजेशन आता है, और एक आता है अपने पास ट्रिपल फ्यूजन आता है। ठीक है, तो इसके ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है ना, आप इसे गूगल पे सर्च करिएगा इसे क्या होता है कि ये, है ना। तो ये 1 मार्कर आता है कि डेफिनेशन दीजिए ये क्या-क्या होते हैं, ये टर्म्स क्या-क्या होते हैं, है ना। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो जब पोलन ग्रेन इधर आया तो वो उसने अपने हिसाब से अपने से ऐसे पोलन ट्यूब बनाया जो कि ओवरी तक जाता है। ठीक है, ओवरी तक जाने वाला एक पोलन ट्यूब बनाया उसने। अब वो अंदर आया ऐसे करके, दो एक्चुअली 2 गैमेट्स आते हैं ना, तो 2 आए, और यहाँ पे एक तो यहाँ पे सेंटर में चला गया और एक यहाँ पे मीट हुआ। तो यहाँ पे जो मीट होता है वहाँ पे एक फ्यूजन होता है, और इन दोनों से मीट होता है वहाँ पे 2 फ्यूजन होते हैं, तो इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और जो सेल आता है इधर, तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइज होता है, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया।
अब इसके बाद क्या है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस। तो एक्चुअली पॉलिनेशन से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलेंस होता है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का मीट होता है ना, फ्यूजन होता है। और पॉलिनेशन क्या होता है, वो उसके बाद मतलब पॉलिनेशन के बाद, मतलब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होता है। तो इतना हो गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी ना आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब जर्मिनेशन आता है, ठीक है, जर्मिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ऐसे फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया, अब जर्मिनेशन के लिए क्या है, द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो which develops into a new seedling around under appropriate conditions. This process is known as germination, है ना, जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये वाला पिक्चर, और इसको आप जरूर से याद करके जाइएगा, ये एग्जाम में आता है ना। प्यूम्यूल कौन सा है, रेडिकल कौन सा है, और कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन हमेशा बीच का होगा, ऊपर का पार्ट प्यूम्यूल होगा, नीचे का पार्ट रेडिकल होगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, बीच का पार्ट तो कॉटिलेडॉन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पर प्यूम्यूल और रेडिकल कैसे याद करेंगे, पहले पी आता है तो ऊपर पी आएगा प्यूम्यूल, और नीचे आर आता है, बाद में आर आता है तो रेडिकल नीचे आएगा। ओके, सो ये भी हो गया अपने पास। अब इसके बाद क्या आता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल सिस्टम अलग होता है और फीमेल सिस्टम अलग होता है ना। तो सबसे पहले तो प्यूबर्टी आती है। तो प्यूबर्टी कब आती है, जब जो बच्चा होता है उसके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मेच्योर होने लगते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल होने लगता है, जो कि 13 से 14 साल होता है। मतलब लड़कों के लिए 13 से 14 साल के बीच में आता है, और लड़कियों के लिए 10 से 12 साल के बीच में आता है, ठीक है। और ये जो है बोथ गर्ल्स और बॉयज़ में इसी पीरियड में शुरू हो जाता है, और कुछ चेंजेस भी इस टाइम पे होने लगते हैं, ठीक है। तो कुछ चेंजेस हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे कि थिकर हेयर्स इन आर्मपिट्स, जेनिटल एरिया बिटवीन थाइज़ एंड थिनर हेयर ऑन लेग्स। मतलब पैरों पे जो पतली-पतली हल्के-हल्के बाल आ जाते हैं ना वो, है ना। और हाथ पे, और ऑयली स्किन हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स होते हैं, है ना, ये सब। और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बॉयज़ में अलग और गर्ल्स में अलग होता है ना, जैसे कि इंक्रीज़ इन ब्रेस्ट साइज़, डार्कनिंग ऑफ निपल्स, और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये सब किसमें होता है, गर्ल्स में होता है। और बॉयज़ में क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, है ना, ग्रोथ ऑफ द ऑन द फेस, पेनिस ओकेजनली गेटिंग इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड आर सम ऑफ द चेंजेस, है ना। इसके बाद क्या होता है, रोल ऑफ हार्मोन्स। इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, तो हार्मोन्स जो होते हैं मेल्स में टेस्टिस सेक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज में दो, मतलब ओवरीज जो है वो दो सेक्रेट करती है फीमेल्स में, जो कि होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो ये दोनों ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अपने पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो यूरेटर, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं क्या क्या है, यूरेटर है, सेमिनल वेसिकल है, वास्ट डिफर्नस है, स्क्रोटम, टेस्टिस, पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लैडर है, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस का क्या रोल होता है, जो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, जो कि सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर में होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। इसमें जो फॉर्मेशन है जर्म सेल्स का होता है या स्पर्म्स का, जो कि टेस्टिस में ही होता है, ठीक है। ये जो होता है ये मेल हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिससे कि स्पर्म्स फॉर्मेशन रेगुलेट होता है, और जिससे कि चेंजेस होते हैं ना, अपीयरेंस जो बॉयज़ में चेंज होता है वो ये कंट्रोल करता है। स्क्रोटम क्या होता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 1 से 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्पर्म फॉर्मेशन एफिशिएंटली हो सके, है ना। नहीं तो फिर अगर ये बॉडी के इनसाइड होता स्क्रोटम, मतलब ये टेस्टिस जो है, तो क्या होता कि स्पर्म्स जो है वो हेल्दी नहीं निकलते, हेल्दी नहीं होते, और क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ठीक से नहीं होता, राइट। सो इसके बाद क्या है, वास डिफर्नस। वास डिफर्नस एक लॉन्ग ट्यूब है, जो कि स्पर्म्स को जो है टेस्टिस से लेकर के सेमिकल वेसिकल्स तक लेके जाता है, जहाँ पे सेमिकल वेसिकल्स का क्या काम है, स्पर्म्स को स्टोर करके रखना, है ना। यूरेथ्रा क्या है, वो यूरिन और क्या बोलते हैं, ये स्पर्म्स के लिए एक कॉमन पैसेज है, जहाँ से ये दोनों निकलते हैं, राइट। इसके बाद क्या है, पेनिस। पेनिस क्या है, ये एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन है, जो कि एक थिक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि यूरेथ्रा को एनक्लोज करता है, और ये एक कॉमन ओपनिंग भी है, ठीक है। अब सेमिकल वेसिकल और वास्ट डिफर्नस का क्या काम होता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सेमिकल वेसिकल का क्या काम होता है, इन दोनों का ये काम होता है कि जब स्पर्म्स आते हैं तो उसको एक लिक्विड, चिपचिपा से एक लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो है इजीली पास हो जाए, है ना, मतलब यहाँ से पेनिस से इजीली जो है निकल जाए, है ना। इसके बाद क्या आता है, अपने पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ना। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूरेटर्स, यूरेटर्स है ना, यूट्रस है सॉरी, सर्विक्स और वेजाइना, है ना। तो ओवरीज क्या होते हैं, एक पेयर होते हैं स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन्स जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नियर द किडनीज, है ना, किडनीज के पास। ओवरीज जो होते हैं वो फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके दो फंक्शंस हैं, पहला प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट और दूसरा ओवम एंड सेक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। कौन से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है ओस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब हर एक जो ओवरी है वो ओवरियन फॉलिसीज को मतलब होता है, कंपोज होता है उससे। और जो फॉलिसीज होते हैं ये मेच्योर होते हैं कब, जब प्यूबर्टी होता है ना, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके क्या, ओवा, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ये क्या होता है, ये एक पेयर होता है लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स का जो कि ओवा को कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ तक, ओवरीज से लेकर के यूट्रस तक, है ना। जो फैलोपियन ट्यूब है ये फनल शेप्ड ओपनिंग होता है कहाँ पे, ओवरी के पास। और इससे ये जो ट्यूब्स हैं ये दोनों साइड एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब दोनों साइड से ओपन होता है कहाँ पे, मस्ट एक यूट्रस पे, है ना, यूट्रस पे ओपन होता है। अब यूट्रस और वॉम्ब ये क्या होता है, एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये मतलब इसका जो अपर पोर्शन होता है वो ब्लैडर ब्रोडर होता है, मतलब चौड़ा होता है। और जो लोअर पोर्शन है वो पतला होता है ना, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। अब वेजाइना क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो ओपन होता है वेजाइना में, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और वेजाइना जो होता है वो रिसीव करता है क्या, स्पर्म्स जो कि मेल से आता है। और ये एक पैसेज की तरह सर्व करता है जो कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस जहाँ जब बॉर्न होता है तो वहां से बाहर से यहाँ से बाहर आता है ना। अब सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या बोलते हैं, जब ह्यूमन फीमेल्स जब प्यूबर्टी के एज पे होते हैं तो क्या बोलते हैं, ओवरीज जो होता है उनका एक साइकिल चलता है ना। तो सबसे पहला फेलोपियन फोलिसिल जो होता है वो मेच्योर फोलिसिल बनता है। और एक मेच्योर फोलिसिल डेवलप होता है किसमें, एक ओवम को सराउंड करने में, ठीक है। जो ओवम होता है वो मेच्योर्ड होता है एक या मतलब इन दोनों में से किसी एक ओवरीज में। और जब ओवम क्या बोलते हैं रिलीज होता है कहाँ पे, ओवरी पे, तो वो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, है ना। अब जब जैसे ओवरी जो फॉलिसिस होते हैं वो मेच्योर होते हैं, जो इनर वॉल होता है यूट्रस का वो थिक हो जाता है ताकि जो जाइगोट होता है उसे फर्टिलाइजेशन के लिए वो वहाँ पे ले सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इनर वॉल होता है थिक हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं आती हैं उसमें वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो वेजाइना से रिलीज हो जाती है ब्लीडिंग के फॉर्म में, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशनल फ्लो कहते हैं, जो कि 4 से 7 दिन तक चलता है ना। अब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल क्या होता है, जो साइकिल इवेंट्स मतलब टेकिंग प्लेस होता है ओवरीज में, है ना, यूट्रस में हर 28 दिन में। और इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसे मार्क किया जाता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या सेक्सुअल साइकिल कहते हैं फीमेल में, है ना। जो मेंस्ट्रुएशन है वो हर 28 से 30 दिन में होता है एक बार। और ओव्यूलेशन जो है वो मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल अराउंड द 14th डे होता है ना, 14th डे में ये होता है मेंस्ट्रुएशन, है ना। जो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन है वो टेम्पररीली स्टॉप हो जाते हैं जब वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है टिल द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग के बर्थ तक, है ना। अब मेनार्क क्या होता है, the commencement of menstruation at puberty is called menarche, है ना, marks the beginning of reproductive life of a woman। मतलब जब पहली बार उसको मेंस्ट्रुएशन होता है तब उस टाइम को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेनार्क, है ना। मेनोपॉज क्या होता है, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशनल फ्लो एंड अदर इवेंट्स अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स इन ह्यूमन फीमेल्स इज कॉल्ड मेनोपॉज। मतलब जब वो 50 इयर्स की हो जाती है ह्यूमन फीमेल तो उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल फ्लो स्टॉप हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में इंटरनल होता है। और ये कॉपुलेशन मतलब कॉपुलेशन अगर होता है तो फिर ये ओव्यूलेशन पीरियड के अंदर होता है ना, द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, ठीक है। अब ये जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, है ना, जहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं और जिसमें से एक ही जो है एंटर हो पाता है इसके अंदर, एग के अंदर, है ना। फर्टिलाइजेशन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल फ्लो में मार्क किया जाता है। और जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम के टाइम पे होता है ना, मतलब फ्यूजन होता है जब उनका तब होता है। अब ये जो होता है ये प्रेगनेंसी का शुरुआत होता है,
ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जाइगोट का वो शुरू होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में पहुंच जाता है, और यूट्रस में जो है थिकन्ड वॉल इसे एकदम क्लोजली जो है पकड़ के रखते हैं ना, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस है और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अब प्लासेंटा क्या होता है? तो प्लासेंटा जो होता है वो एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि डेवलप होता है बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन के बाद जो है स्पेशल टिश्यू है ये जो कि यूट्राइन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में आता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, ये एक डिस्क डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्बेडेड होता है यूट्राइन वॉल से, है ना। ये इसमें विली होता है बहुत सारा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना वैसा विली होता है इसमें, जो एम्ब्रियो के साइड में, जिससे कि एक लार्ज सरफेस एरिया मिलता है बच्चे को क्या प्रोवाइड करने के लिए, एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करने के लिए, फूड, ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, है ना, जो मदर से आता है, ठीक है। जो वेस्ट सब्सटेंस जनरेट होता है एम्ब्रियो का वो क्या बोलते हैं प्लासेंटा के थ्रू मदर बॉडी में भेज दिया जाता है ना। तो ये होता है प्लासेंटा का फंक्शन, राइट। अब प्लासेंटा हो गया, अब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, है ना। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन इज ग्रेजुअल एंड इससे जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं और प्रेशर भी हो सकता है काफ़ी सारे फ्रेंड्स, फैमिली या गवर्नमेंट एजेंसीज से, है ना। ऑल्सो काफ़ी सारे जो डिजीजेस हैं वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं जिससे कि मतलब दो इमीडिएट कनेक्शन होता है जब बॉडीज का तब, है ना, जिसको हम बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना। ये डिजीजेस जो होती है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को स्प्रेड होता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है, वायरल इन्फेक्शंस आता है सच एज वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स, है ना। मतलब क्या क्या आता है? चार मैंने आपको नाम बताए, गोनोरिया, सिफिलिस और वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स, है ना। तो ये सब कुछ आता है इसके अंदर, राइट। अब क्या आता है यहाँ पे? पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ, तो देखो जब काफ़ी सारे टेक्निक्स किए गए हैं ताकि जो प्रेगनेंसी है उसे अवॉइड किया जा सके, और क्या बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज जो होते हैं उससे एक वुमेन के हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट होता है, और ये मेथड्स को ये बोला जाता है। तो पहला तो मेथड आता है अपना केमिकल मेथड, जो कि ओरल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से या तो वेजाइनल पिल्स लेकर के जो है होता है। अब बैरियर मेथड का भी यूज होता है इसके अंदर। अब यार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? कॉन्डम्स आते हैं, डायाफ्राम्स आते हैं और सर्वाइकल कैप्स आते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड आता है उसके बाद। सर्जिकल मेथड के अंदर आता है वास्केटोमी इन मेल्स और ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, है ना। वास्केक्टोमी में क्या होता है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है उससे क्या बोलते हैं बांध दिया जाता है ना, काट के बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म्स ना आए। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर होता है जिससे फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो, है ना। और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, एक बार कर दिया तो कर दिया, है ना। वासेक्टोमी होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। इसके बाद आता है इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होता है? कॉपर टी, ठीक है। बैरियर मेथड में जस्ट ऐसे बैरियर लगा देते हैं जिससे कि स्पर्म अंदर ना आए। केमिकल मेथड्स में ड्रग्स वगैरह लिए जाते हैं जिससे कि क्या बोलते हैं हार्मोन प्रिपेयर ना हो और प्रोडक्शन ना हो स्पर्म वगैरह का। और सर्जिकल मेथड्स में जो है क्या बोलते हैं फीमेल्स में जो है वो फैलोपियन ट्यूब को टाई कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है, और मेल्स में क्या बोलते हैं वास्ट डिफरेंस को बांध दिया जाता है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल होते हैं। अब इफेक्ट्स क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के? तो ओरल पिल्स जो है वो हार्मोनल बैलेंस को चेंज करते हैं जिससे कि जो बॉडी है उसमें एग्स जो है वो रिलीज नहीं होते हैं और इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इससे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कॉपर टी या लूप जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन इरिटेशन कॉज कर सकते हैं यूट्रस में, है ना। सर्जिकल मेथड सेफ होते हैं लेकिन वो भी इन्फेक्शन और अदर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं अगर इन क्या बोलते हैं सही से नहीं की जाए सर्जरी तो, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है? अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। पॉपुलेशन और बर्थ रेट कंट्रोल में रख सकते हैं, है ना। और प्रॉपर गैप बिटवीन टू प्रेगनेंसीज के बीच में हम प्रॉपर गैप रख सकते हैं। और क्या बोलते हैं हेल्प प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिवाइसेस, मतलब एसटीडी से ये बचाता है ना।
और हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन को बचा करके रखता है ये, मतलब अच्छा प्रिजर्व करके रखता है, अच्छा रखता है ना। अब फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है, मतलब सर्जिकल मेथड से हम ये पता लगा सकते हैं कि मतलब सर्जिकल मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए कई लोग जो हैं जिनको एक पर्टिकुलर सेक्स चाहिए होता है चाइल्ड का, तो वो इसका यूज़ करते हैं ना। जब फीमेल बेटी आती है उनकी मम्मी के पेट में, तो वो उन्हें निकाल देते हैं, उन्हें हटा देते हैं, है ना? और एक मेल की वो डिमांड रखते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत डिक्लाइन होता है अलार्मिंग रेट पे, ठीक है? इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिर अब आ गया हमारा चैप्टर हेरिडिटी, और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आता है, कैसे क्यों नहीं आता, है ना? तो उसका है ये, वेरिएशन कैसे होता है उसके बारे में है ये। वेल ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना? अपनी एनसीईआरटी से वैसे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे मेन जो टॉपिक है अपना, वो है ये, है ना, हेरिडिटी। भाई ये फोकस नहीं कर पा रहा है क्या ढंग से? एक मिनट गाइस, रुकिए। ओके गाइस, तो अब ये जो है ठीक हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक, आता है मेन जो है वो हेरिडिटी है, ठीक है? अब हेरिडिटी क्या होता है, हमको ये जानना है इसमें। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, ये जानना है हमको इसे इसमें, है ना? तो सबसे पहले तो हम इनहेरिटेड ट्रेट्स जानते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो ट्रेट्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है ना, जीन्स से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उन्हें इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, जो कि डीएनए में आता है ना? जीन क्या है, एक सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है? जिसमें एक प्रोटीन होता है जो कि सिंथेसाइज करता है क्या, स्पेसिफिक कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म का, है ना? जैसे कि ईयर लब्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये लटका हुआ है, ये बिना जिसमें लटका हुआ नहीं है, ठीक है? अब रूल्स ऑफ मेंडल, है ना? तो मेंडल्स के क्या क्या रूल थे, है ना? सबसे पहले ग्रिगोर मेंडल जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमेटिक स्टडी बनाया, किसका, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स को स्टडी किया जा सका आराम से। प्रोजनी, प्रोजनी क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स होता है, ठीक है? नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट था, ये पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट था, जो आपको पता होगा, इस टाइप का कुछ, है ना? इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने इस टाइप से किया था, एक दो पी प्लांट्स लिए थे, एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, उनको क्रॉस ब्रीड कराया था। तो सारे टॉल आए थे, फिर उन दोनों सारे टॉल्स में से दो टॉल्स को लेकर के कराया था, तो तीन टॉल और एक शॉर्ट आया था, है ना? तो F1 में तो प्रोजेनी क्या था, 4:0 था। तो टॉल रेशियो शॉर्ट का 4:3 था, और F2 प्रोजेनी में फेनोटिपिक रेशियो 3:1 था, है ना, टॉल रेशियो शॉर्ट। अब F1 प्रोजेनी में जो है क्या बोलते हैं, जेनोटिपिक रेशियो भी 4:0 था, लेकिन नीचे वाले में जो है, मतलब F2 प्रोजेनी में, इसमें क्या है, 1:2:1 है। 1 किसका है, कैपिटल टी का, 2 किसका है, ये दो स्मॉल टी का, और 1 किसका, फिर से ये शॉर्ट टी का, है ना, दोनों स्मॉल वाले, है ना? तो इसे हम बोलते हैं जेनोटिपिक रेशियो, ठीक है, जो उसके जीन्स वगैरह को देख करके होता है, ठीक है? तो ये आप लोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद रखना है, और उसके बाद ये आता है अपने पास डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? मतलब इसमें दो ट्रेड्स लिए गए थे, ठीक है, दो ट्रेड्स लिए गए थे इसमें, और कुछ इस टाइप से ये बनाया था इन लोगों ने, इन्होंने। तो ये आपको याद रखना है, बस इतना ही इस पूरे चैप्टर के अंदर आईएमपी है। बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन है ना? तो सेक्स कैसे डिटरमिन होता है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन मेल और फीमेल में, उससे डायरेक्ट होता है। तो फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, मेल में एक एक्स होता है, एक वाई होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है? 46 में से 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है ना? तो मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिलता है तो गर्ल बनती है, यानी एक्स एक्स बनता है, और मेल का वाई और ये एक्स मिलता है तो एक्स वाई बनता है, यानी मेल बनता है, ठीक है? तो इतना ही है सेक्स डिटरमिनेशन, इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चलते हैं हमने आखिरी चैप्टर की ओर इस वीडियो की, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, ठीक है? तो यार अब आ जाता है आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, और इसके अंदर हम लोग इकोसिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है? तो ये हो गया अपना इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हो गया, तो दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक होता है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स में होता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, एटसेट्रा। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसे इकोसिस्टम आते हैं जो कि वाटर बेस्ड होते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सी, एक्वेरियम एंड एटसेट्रा। तो इकोसिस्टम जो होते हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं।
और नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, जबकि आर्टिफिशियल का एग्जांपल है गार्डन्स, एक्वेरियम्स, क्रॉप फील्ड्स एक्सेट्रा। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के? एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक में आता है जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, एयर, वाटर, सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी एबायोटिक है, नॉन लिविंग है, वो आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर वो आते हैं जो कि लिविंग क्वांटिटी, जो लिव है, जो जीते हैं ना, लिवर है जो लिव कर रहे हैं ना, अलाइव है जो कि। अब पहला क्या था? प्रोड्यूसर्स। इसमें तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, जो सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, तो वो। और कंज्यूमर्स कौन होते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कंज्यूम करते हैं फूड, द फूड प्रोड्यूस्ड ईदर डायरेक्टली या तो, और या तो इनडायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर्स पर, है ना। अब क्या बोलते हैं, दे कैन बी फर्दर, इनको आगे क्लासिफाई किया जाता है कैसा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स, है ना। ये सब बात में किसमें? कंज्यूमर्स में। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं किसी डेड एंड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया, फंगाई होते हैं। और कुछ गिद्ध वगैरह होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? गिद्ध होता है, पहले आप सर्च कर सकते हैं, मेरे को उतना अभी याद नहीं आ रहा गिद्ध को क्या बोलते हैं, मैं भी सर्च कर लूंगा, ठीक है। तो द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैसे काम करता है? इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है, जो कि इनपुट, जिसमें इनपुट होता है एनर्जी का, मैटर, और एक्सचेंज होता है किसका? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है डिकम्पोजर्स का? डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं एनिमल्स के, और इससे जो है क्लींजिंग एक्शन हो जाता है एनवायरनमेंट का। ये क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। काफी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको प्लांट्स ले लेते हैं सॉइल, एयर, वाटर से, तो वो वापस सॉइल में आ जाता है, ठीक है। तो इससे जो है न्यूट्रिएंट साइकिल भी बना रहता है। डेथ, प्लांट्स की डेथ के बाद, एनिमल्स के डेथ के बाद, ये सब जो होता है इसके बाद सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस पानी में या तो फिर सॉइल्स में चले जाते हैं, सॉइल में, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन उसे यूज कर सके, ठीक है। तो इतना हो गया बायोटिक, एबायोटिक के बारे में बात। अब आता है फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। तो ये हो गए अपने तीन, कुछ आपको यहाँ पे फूड चेन के एग्जांपल दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो फूड चेन क्या होते हैं? फूड चेन एक सीरीज होता है जिसमें कि हमको पता रहता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना कितना कौन से हमको मतलब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खा रहे हैं, है ना। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स जो एक स्टेप होता है एक फूड चेन का, एक स्टेप, जैसे कि ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, है ना। तो इसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन और एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। ईच स्टेप फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है, और जो कि हेटेरोट्रॉफ्स से कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करते हैं सोलर एनर्जी को, ठीक है। फिर हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। स्मॉल कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। और लार्जर कार्निवोर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या हुआ ट्रॉफिक लेवल का? जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तीन तीन एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक ग्रास, पहले तो ग्रास है यहाँ पे, फिर इंसेक्ट है, फिर मेंढक है, फ्रॉग है, फिर स्नेक है, फिर हॉक है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो रहा है। अब फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, तो जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले सन का 1% एनर्जी प्लांट्स लेती हैं, प्लांट्स का 10% एनर्जी डियर लेता है, डियर का 10% एनर्जी लायन लेता है। तो इस टाइप से जो 10% लॉ है ना, 10% करके नेक्स्ट नेक्स्ट फूड चेन को पास होता है, ठीक है। तो ये है 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ कवर हो गया, ये मैं आपको बताया था। सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्टली टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इतना हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा फूड वेब बना हुआ है। तो काफी सारे जब हम लोग फूड चेन को मिक्स कर दे रहे हैं दो दिन को, ये चार पांच, जैसे इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात या आठ है शायद। तो उतने सारे फूड चेन को मिक्स करने के बाद एक फूड वेब बनता है, जिससे कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसको ये खा रहा है, कि इसको ये खा रहा है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इलस्ट्रेशन ऑफ 10% लॉस भी है। तो देखिए जैसे सन से कितना आ रहा है, सन से 100,000 जूल्स प्लांट को आ रहा है, तो प्लांट से 990 जूल्स जो है वो वापस सन को जा रहा है। तो प्लांट्स के पास 10 जूल्स है, 10 जूल्स में से एक जूल है वो डियर खा रहा है, और वो एक जूल में से 0.1 जूल जो है वो ये लायन खा रहा है, ठीक है, लायन कंज्यूम कर रहा है। अब फूड वेब मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद क्या है, एनर्जी फ्लो डायग्राम।
ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होता है कि जब एनर्जी का फ्लो होता है एक फूड चेन के अंदर, तो उसे ही बोलते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम एक्चुअली, और वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब ये जो फूड चेन है इसे ही हम कह सकते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम, है ना? तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स आते हैं यानी हर्बीवोर्स, मतलब ऑटोट्रॉफ्स, उसके बाद हर्बीवोर्स, उसके बाद आते हैं ओमनिवोर्स, और उसके ऊपर आते हैं कार्निवोर्स, ठीक है? जो प्योर कार्निवोर्स होते हैं। ऑलराइट, अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, अगर देखो जैसे कि इंक्रीज इन हार्मफुल कंसंट्रेशन, अगर हमने प्लांट्स में फर्टिलाइजर वगैरह छिड़का, ठीक है, अब वो हमने खाया, कंज्यूम करा, तो हम में कुछ इंप्योरिटी आया, समझ लीजिए अगर हमको किसी दिन कोई शेर खा गया तो हमसे ज्यादा इंप्योरिटीज उसके अंदर जाएगा, है ना? तो यही चीज है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms at each trophic level of a food chain is called biological magnification। ठीक है, तो ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इसके बाद क्या है अपने पास? यहाँ पे इसके बाद है इफेक्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आप एक एनर्जी फ्लो डायग्राम भी देख सकते हैं। सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। अगर आपको इस टाइप का कुछ आता है एग्जाम में तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसके बाद क्या आता है? हाँ, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन कैसे फॉर्म होता है सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए। तो O2 रहता है, उसको यूवी से O प्लस O में बनता है, फिर एक O जो है, एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो O2 के साथ कंबाइन हो जाता है एक साइक्लिक मैनर में, है ना? जैसे साइक्लोहेक्सेन बनता है, आपने देखा था उस टाइप से साइक्लिक मैनर में ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तीन, तो उससे O3 बन जाता है, ठीक है? तो इस टाइप से ऑक्सीजन बनता है, O3 ओजोन बनता है। ओजोन क्या है? एक डेडली पॉइजन है जो कि फॉर्म होता है तीन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से, है ना? ये जो है ये अर्थ को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि स्किन कैंसर ह्यूमन में होता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को, है ना? और ये जो यूवी रेज है ये हमारी आइज को भी डैमेज कर सकता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं ओजोन कितना इंपॉर्टेंट है। अब ओजोन लेयर जो है उसके डिप्लीशन भी होता है काफी, मतलब काफी ज्यादा, है ना? जो CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एसीज, ये सब में से CFC निकलते थे। तो इससे क्या हुआ कि 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने क्या किया, यह देखा कि एक बहुत बड़ा ओजोन गैप जो है वो कहाँ पे बन गया है? वो बन गया है अंटार्कटिका के उधर, है ना? तो इन लोगों ने क्या सोचा कि 1986 के लेवल्स पे ही अब CFC प्रोडक्शन की उसमें रोक लगाना है हमको, है ना? और ज़्यादा CFC जो है प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है? तो इसीलिए हमारा जो अभी एनवायरनमेंट है वो अभी तक बचा हुआ है। अब मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, तो हम 2 टाइप के गार्बेज को प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन-सा होता है? बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स द्वारा ब्रेक किया जा सकता है, एनवायरनमेंट में डिविज़ मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कंपोस्ट जैसा बन जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि एनवायरनमेंट में उसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, जिसका वो सालों तक रहेगा, है ना? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे होता है? जैसे काऊ डंग हो गया, कंपोस्ट हो गया, एनिमल की हड्डियां हो गई, लेदर हो गया, टी लीव्स हो गई, और वुल हो गया, पेपर हो गया, व्हीट हो गया, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल, पील्स, एटसेट्रा। बहुत सारा है भाई, बहुत, है ना? अब देखो, तो ये सब क्या करते हैं? ये जनरली जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, ठीक है? बट जो वेस्ट मटेरियल जिसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते पॉइजनस, नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस में, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए? कुछ एग्जांपल्स हो गए DDT। DDT क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना? तो एक बार मैं आपको इसे फटाफट से सुना देता हूँ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना? ये होता है DDT। प्लास्टिक्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास मेटल कॉइन्स, कैन्स, आयरन नेल्स हो गए, सिल्वर फॉइल्स हो गए, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, एटसेट्रा, है ना? तो ये सब क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है ना? हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, ठीक है? तो आई गेस ये हमारा ये वाला चैप्टर भी ओवर हो गया। हाँ, तो ये चैप्टर भी ओवर हो गया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।